हेलो, वेलकम टू क्लेरिन इंडिया। आज हमारे साथ शबनम हाशमी हैं। शबनम हाशमी वुमेन एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के मुद्दों पर और सोशल जो इश्यूज़ हैं उन पर लगातार काम करते हैं। आज हम मैम से अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चा में है। 8 अगस्त की शाम में जंतर मंतर पार्लियामेंट के ठीक करीब इस तरह के नारे लगाए गए जो बहुत आपत्तिजनक थे। एक कम्युनिटी को मारने काटने की बात की गई। इस पर लगातार लोग भी इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम कहना होगा, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हुआ 8 अगस्त की शाम को, क्या लगता है आपको ये कितना आसान हो गया है आजकल इस तरह के इंसिडेंट होना, इस तरह के स्लोगन्स का लगाया जाना? देखिए, वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब होम मिनिस्ट्री से लेके और पुलिस कमिश्नर तक सभी एक ही सोच के हो जाएं तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। जब आपको मालूम हो कि हम कुछ भी कर लें और कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं, या अगर बहुत प्रेशर में पकड़े भी गए तो शायद छूट जाएंगे, तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि ये जो इंडिविजुअल्स आते हैं, ये डिसीजन उनका नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे, ये उनका डिसीजन नहीं है। ये पूरा सोच समझ के एक बहुत ही प्लानिंग के तहत इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अभी जो एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, 2022 में यूपी के इलेक्शन है, तो उस सारे माहौल को देखते हुए एक पोलराइजेशन की पूरी राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और जाहिर है कि लोग इस पे सवाल नहीं उठाएं कि 23 लाख जॉब क्यों चली गई जुलाई में, या पेंडेमिक में क्यों इस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ। तो उनको हिंदू मुस्लिम में लगाए रखिए। सबसे आसान ये है कि मुसलमान को सबसे बड़ा दुश्मन बना के और लोगों को उसी में आप इन्वॉल्व रखिए। इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो हुआ 8 अगस्त को शाम में, क्या मामला था पूरा? आप इस पे काम कर रही हैं, क्या हुआ था? किस इशू को लेकर प्रोटेस्ट था और क्यों इस तरह के नारे लगाए गए? देखिए, वहाँ पे मेरे पास फ्रैंकली एक किसी ने मुझे वो वीडियो भेजा शाम को, और वो जैसे ही मुझे वीडियो भेजा, उसमें बहुत ही, जैसा आप कह रहे हैं कि आपत्तिजनक उसमें नारे लग रहे थे, टारगेटिंग मुस्लिम्स, टारगेटिंग इस्लाम। और इस तरह के नारे जो दिख रहा है कि जानबूझ के लगाए जा रहे हैं ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया जा सके, वायलेंस किया जा सके, या इकोनॉमिक बायकॉट की भी उसमें कॉल थी। एक नारा ये भी था कि इकोनॉमिक बायकॉट हो मुस्लिम्स का, व्यापार उनको उनसे कोई ख़रीदे ना। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नारे थे और जिसे हेट स्पीच के अंदर आते हैं। तो मैंने फ़ौरन ही उसको डीसीपी को भेजा और उनका जवाब ये आया कि आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि वहाँ पुलिस मौजूद थी और हेट स्पीचेस को रोकना या लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना, ये मेरी जिम्मेदारी या किसी भी सिटीज़न की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पुलिस कहीं मौजूद होती है, उनके सामने कोई इंसिडेंट होता है, तो उनको सू मोटो एक्शन वहीं लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। वो तो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया और इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ कि उसके प्रेशर में फिर उनको कल सुबह एफआईआर करनी पड़ी। मैम, हरियाणा में अगर ये होता है या देश के किसी और हिस्से में होता है तो एक बहुत आम बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन ये इसका होना पार्लियामेंट के इतने करीब पहुंच गया है। ये जो पूरी एक जर्नी है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप कि कैसे ये यहाँ तक बात आ पहुँची है? देखिए, इसमें हैरानी की पहले तो कोई बात नहीं है। पिछले 30-40 साल से जो संघ परिवार राजनीति कर रहा है, उसमें उनका एक प्रोमिनेंट एजेंडा, बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट एजेंडा जो है वो मुसलमानों को डेनिग्रेट करना, उनके ऊपर हमला करना, उनको एक बड़ा दुश्मन बना के सामने खड़ा रखना, ताकि बाकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको आप बाकी सवाल उठाने से रोक सकें। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया, ये दिख रहा था। जब मोदी का जब से ये शुरू हुआ था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी ये बिल्कुल साफ था, क्योंकि गुजरात एक पूरी संघ परिवार की लेबोरेटरी थी, जहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से अलग अलग कौमों को, अलग अलग फ़िरक़ों को लड़ाया जाए, किस तरह अपनी राजनीति की जाए। वो सब एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं
वही रिपीट हो रही हैं। इसी जंतर मंतर पे शायद साल भर पहले संविधान की कॉपी जलाई गई थी। तो अगर संविधान को जलाया जा सकता है तो फिर मुसलमानों को भी गाली दी जा सकती है। वो तो उसी सारी राजनीति का हिस्सा है। बहुत ख़राब है राजनीति, लेकिन हैरानी की बात नहीं है। अभी और भी कुछ होगा तो उसमें भी हैरानी मुझे नहीं होगी, क्योंकि जो फैशिस्ट फोर्सेस हैं वो यही करने के लिए आती हैं। वो इस देश को, जो कि बहुत डाइवर्स है, प्लूरल है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के जो पूरा रास्ता है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, अगर उनको रोका नहीं गया। अगर बाकी लोगों ने, सिटीजन्स ने, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ख़ास तौर से, उन्होंने अगर आवाज़ नहीं उठाई तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। मैम, आपने कहा 30 या 40 सालों के भीतर संघ परिवार का एक पूरा रणनीति के तौर पर ये किया गया है। जब ये किया जा रहा था और जब ये हो गया, इतना आगे आज पहुंच गया, सिविल सोसाइटी या सोशल एक्टिविस्ट जो सोशल इश्यूज़ पर काम करते हैं और हेड क्राइम्स के अगेंस्ट काम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे इस दौरान? क्या वो लोग, ये फेलियर है एक्टिविस्ट का नहीं है। जितने सोशल एक्टिविस्ट सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी पे काम कर रहे हैं, वो सबके सब राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फेलियर है सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि कोई एक एक्टिविस्ट, कोई एक सिटीज़न, कोई एक छोटी सी संस्था जितना बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में, उसको ना तो अकेले लड़ सकती है, ना सब साथ मिल के लड़ सकते हैं। तो ये दोष में एक्टिविस्ट आर ह्यूमन बींग्स, उनकी लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उससे 10 गुना लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अगर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो सेकुलर जो अपने को कहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, और जिनकी वजह से ये आज तक इतना बढ़ पाए। क्योंकि अगर बाकी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतनी गलतियां ना की होती, या जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कहते हैं वो ना खेली होती, तो आज ये हालात नहीं होते। आज जो हम देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव के नाम पे यूएपीए में लोग अरेस्टेड हैं, या दिल्ली दंगों में यूएपीए में अरेस्टेड हैं, तो यूएपीए जैसे कानूनों की बुनियाद जो है वो बीजेपी ने नहीं रखी, वो पहले ही रख दी गई थी। और वो जो बुनियाद रख दी गई, जो सेकुलर पार्टीज़ अपने को कहती हैं उनके द्वारा, उसका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, और संघ परिवार उसका इस्तेमाल कर रहा है जब ज़रूरत थी। अभी आप वो देखिए ना, अयोध्या जजमेंट जिस दिन आया और जो उसकी तैयारी की गई कि पूरा मुल्क एक आवाज़ में कहे कि हम सहमत हैं, घर घर जाके, ज़मीन पे जाके, हर जगह पे कैंपेन किया गया। और उस कैंपेन में सिर्फ आरएसएस शामिल नहीं था। उस कैंपेन में आप बता दीजिए किसने आवाज़ उठाई? सिर्फ जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसमें बहुत स्ट्रांगली लिखा गया उस जजमेंट के ख़िलाफ़, और एक इकलौती जो पब्लिक मीटिंग की गई वो अनहद ने की और हमने की, जिसमें हमने कहा कि ये सारा जो जजमेंट है इसमें हम इसके विरोध में हैं, हम इसको नहीं मानते। उसके अलावा तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रूर दिया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मूर्ति रखना गलत था। उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन जो है इसके ऊपर जो डिस्प्यूट है, उन्होंने ये कहा कि जब ये दरवाजे खोले गए वो सारी चीज़ें गलत थी। ये कोई, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसके नीचे कोई, ये सब कुछ कहने के बाद फिर उन्होंने ज़मीन को जो है वो सौंप दिया। तो अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है उस। आप शायद जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल बिल्कुल उठा रहे हैं, जुडिशरी पे सवाल उठाए जाएंगे अगर जुडिशरी ऐसे जजमेंट करेगी। सबका ये कहता है कि जुडिशरी पर सवाल उठाने का मतलब ये है कि आपका भारतीयता में या भारत के संविधान में कोई यकीन नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे तो आप किसको मानेंगे? ये एक तबका कहता है। इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट जज, गोगोई उस टाइम, चलमेश्वर, एक वो मैं नाम भूल रही हूँ, एक जोसेफ या जो भी नाम था उनका, 4 जजेस निकल के आए सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ठीक काम नहीं कर रहा। उन्होंने अपील की आपसे और मुझसे कि डेमोक्रेसी को बचा लीजिए। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस कह रहे हैं कि जिस तरह से रोस्टर बन रहा है वो ठीक नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो सिर्फ एक ही बेंच के पास जा रहे हैं। जज लोया के लिए एक जुडिशल इंक्वायरी नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट। उनका अपना जज था, उसकी बहुत ही जिसे कहते हैं कि संदिग्ध हालात में उनकी मौत हुई, उस पर ऊपर जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। छोटी सी बात होती है, जुडिशल इंक्वायरी हो जाती। तो सवाल तो उठाए जाएंगे। सवाल तो अगर आप नहीं उठाएंगे तो हालात ठीक कैसे होंगे और बेहतर कैसे होंगे? कुछ पॉजिटिव दिखता है अभी इस वक्त में? क्योंकि अगर हम जुडिशरी को एक नेगेटिव वे में देखेंगे, आप अयोध्या जजमेंट की बात की या दूसरा किसी जजमेंट की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और 4 जजेज ने जिस तरह से आकर बात की, लेकिन
इस सब के बावजूद आपको कुछ लगता है कि कुछ होप है जुडिशरी से अभी? नहीं देखिए, होप तो अल्टीमेटली कुछ भी कोई भी लड़ाई लड़ रहा था पूरे हिंदुस्तान में, उनकी होप यही होती थी कि गवर्नमेंट कितना भी ऑपरेस कर ले, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने की आस्था आज भी लोगों में है, और चीफ जस्टिस बदलने के बाद कुछ हालात बदले हैं। जिस तरह से पूरी तरह गिवन कर रखा था, उसमें लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें ढंग की आ रही हैं, पिछले कुछ दिनों में आनी शुरू हुई हैं। तो होप तो हमेशा रहती है। और जुडिशरी पे सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच में अच्छे जजमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी केरला हाई कोर्ट से जजमेंट आया जिसमें मैरिटल रेप की बात हुई कि मैरिटल रेप जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको यूज़ किया जा सकता है डाइवर्स लेने के लिए। तो एक तरफ आपका मुल्क जो है वो मैरिटल रेप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं इस बीच में, सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छे जजमेंट्स आए हैं। लेकिन उसी के बीच में अगर प्रेशर बढ़ता है और अगर जजेस जो हैं वो जिसे कहते हैं डर जाते हैं, तो वो फिर सरकार के सामने झुकने भी लगते हैं, जो दिखाई दिया। प्रेशर जो वर्ड यूज़ किया आपने, इसका क्या मतलब है? प्रेशर किस चीज़ का प्रेशर? सरकार का प्रेशर, और किसका प्रेशर होगा? किस तरह का प्रेशर? यही प्रेशर होता है। मतलब जजेस को धमकियां दी जाती हैं, वो प्रेशर जो है वो सारा हिंदुस्तान जानता है या जजेस खुद जानते हैं। जिस तरह के निकल के आए जजमेंट्स, बहुत सारे जजमेंट्स आए, उसमें दिखाई देता है कि प्रेशर है। अब प्रशांत भूषण इतने सीनियर लॉयर हैं, उनकी आप ट्वीट्स देख लीजिए। उनकी ट्वीट्स में तो हर दूसरे दिन लिखा होता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और कहाँ पे जजमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। तो प्रेशर तो पूरे मुल्क पे है, प्रेशर तो ब्यूरोक्रेसी पे भी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कभी इस तरह से गिवन नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि जब एक पूरा सरकार जो है उस पूरा एक विंडिक्टिव नेचर हो उसकी, तो सब लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं। देखिए, हो तो इसीलिए रहा है कि जो लोग पावर में हैं इस वक्त, जो पूरा आरएसएस संघ परिवार जो इस देश को चला रहा है, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि वो इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहाँ पे बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, क्रिश्चियंस हों, पारसीज़ हों, वो सब सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह रहें। और इनके जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने नींव रखी है आरएसएस की, आप गोलवालकर को पढ़ लीजिए, वो तो खुलेआम कहते हैं कि यहाँ पे अगर रहना है तो छोटे भाई की तरह रहना होगा, अपने सारे राइट्स छोड़ के रहना होगा। तो इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, यही उनकी आइडियोलॉजी है और वो ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं। ये कहाँ तक जाएगा ये इस पे निर्भर करता है कि इस मुल्क की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कहाँ तक इसको ले जाना चाहती है। क्योंकि ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुओं की लड़ाई है। क्या हिंदू इस देश के इसको एक पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, और या इसको एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश रखना चाहते हैं? क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म को बचा के रखे। अगर वो हिंदुत्व एजेंडे पे चलने को तैयार हैं तो इसे कोई नहीं बचा सकता, मुसलमान नहीं बचा सकते। मुसलमान तो अपनी जगह जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो दायरे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें रह के अपनी सिटीज़नशिप की, अपने राइट्स की लड़ाई लड़ें। मुस्लिम संस्थाएं बना के, मुस्लिम पार्टीज़ बना के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मुस्लिम पार्टीज़ आप जितनी बनाएंगे उतना आप इस लड़ाई को कमज़ोर करते जाएंगे। ये लड़ाई एज मुस्लिम नहीं लड़ी जा सकती, एज सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री लड़ी जा सकती है। लेकिन जुल्म तो एज मुस्लिम हो रहा है आपके ऊपर। नहीं, ज़रूर हो रहा है। मुस्लिम एज मुस्लिम जुल्म हो रहा है। जुल्म अगर एज मुस्लिम हो रहा है तो आप अपनी लड़ाई एज मुस्लिम क्यों नहीं लड़ेंगे? ये भी एक सवाल उठता है। आप लड़िए एज मुस्लिम, उससे हासिल क्या होगा ये आप देख रहे हैं। फिर आप में और जो हिंदू संस्थाएं बना रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है? वो भी कह रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से जुल्म हुआ, हम हिंदू हैं। हर एक भारतीय अपनी जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको लेके लड़ाई लड़ रहा है। तो जब वो हिंदू आइडेंटिटी को लेके लड़ाई लड़ रहा है, आप मुस्लिम को आइडेंटिटी को लेके लड़ाई लड़िए, तो फिर रास्ता कहाँ है? रास्ता कोई नहीं है ना। रास्ता सिर्फ आपको संविधान देता है, जहाँ वो हर नागरिक को आज भी कहता है कि बराबर है। अगर आप संविधान के दायरे में रह के इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं तो इस लड़ाई को जीतने का कोई उम्मीद है। और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ठीक है, एक तरफ मुस्लिम पार्टियां बना लें, दूसरी तरफ हिंदू पार्टी बना लें और आपस में भिड़ते रहें। वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ, या वही हाल होगा जो अब अफ़गानिस्तान का हो रहा है। क्या हुआ? तालिबान क्या कर रहा है? सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ तालिबान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान आज तक और अभी तक भी उस रास्ते पे नहीं गया है।
लेकिन आप जितना अपने को सिर्फ आइडेंटिटी, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी में घुसेड़ते जाएंगे, उसके अंदर जाते जाएंगे, उतना कट्टरपन बढ़ता जाएगा। आपकी आइडेंटिटी अगर एक इंडियन की आइडेंटिटी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है। इसका कंक्लूड करेंगे इस सवाल को इसके साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप अपने पहचान के साथ रह सकें, जी सकें, खा सकें, पी सकें, तो फिर क्यों मुसलमानों को अपने आइडेंटिटी चेंज, मतलब एक इंडियन सिटीज़न के तौर पे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जो लड़ाई लड़ी वो हम इसीलिए जीते कि सारा हिंदुस्तान एक होके और एक आइडेंटिटी के साथ, इंडियन आइडेंटिटी के साथ लड़ा, और कहीं भी कोई उसमें, और जो ये चाहते थे कि मुसलमानों का अलग देश हो वो चले गए, उन्होंने जो उसकी वजह से जो हाल हुआ वो आज तक हम झेल रहे हैं। जो ये चाहते थे कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ एक हिंदू देश बने, वो आज सेंटर तक पहुंच गए। कोई भी मुल्क आप देख लीजिए जो रिलीजियस आइडेंटिटी की बेसिस पे बना है, वहाँ पे हर नागरिक को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। मुसलमानों पे हमला है, चारों तरफ से हमला है, लेकिन ये मेरा मानना है कि वो लड़ाई जो है वो एज़ मुस्लिम सिर्फ लड़के जीती नहीं जा सकती। आप लड़ते रह सकते हैं, वो जीती नहीं जा सकती। जीती तभी जाएगी जब आपके साथ इस लड़ाई में हिंदू भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है, सिख भी शामिल है, और आप एक पूरी जो जन आंदोलन जो है आप उनका हिस्सा है। मैम, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ ही बहुत से लोग अभी कैद हैं, यूएपीए के तहत बहुत से लोग जेलों में हैं, इससे आपके काम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपकी जहनीत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो माहौल जो है एक्टिविज़म का, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब से ये सरकार आई है। एक तो इन्होंने हज़ारों संस्थाओं के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियली बिल्कुल थ्रॉटल कर दिया है, उसकी वजह से काम बहुत सिकुड़ गया है। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि अरेस्ट जिस तरह हुई हैं, जिस तरह केसेस हो रहे हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हों या जर्नलिस्ट हों, जर्नलिस्ट पे भी बहुत, तो एक पूरा डर का माहौल बन जाता है। उस डर के माहौल में लोग बोलने से डरते हैं, लोग सामने आने से डरते हैं, और उससे असर पड़ता है। बहुत सारे, जिस तरह खुल के पहले लोग आते थे, अब नहीं आते। बहुत थोड़े लोग रह गए हैं जो आज भी इस बात से नहीं डरते कि ठीक है मार दिए जाएंगे तो क्या है। मतलब इस लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत लोगों ने जाने दी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गया, तो लेकिन ये सबके साथ नहीं है, और उससे असर पड़ता है। जो एक डर का माहौल बनता है उससे असर पड़ता है, उससे बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, आवाज़ें कम हो जाती हैं, तो वो असर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लाखों किसान 6 महीने से ऊपर हो गया दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और टस से मस नहीं हो रहा, तो उससे आपको उम्मीद भी जागती है। और वो जो लड़ाई है वो साझी लड़ाई है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू किसान है या सिख किसान है या मुसलमान किसान है, हर तरह का किसान है, और ये लड़ाई हर तरह के इंसानों की ही है। जिस वक्त आप उन्हें रिलीजन में बांटना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। मैम, यूपी इलेक्शन आने वाला है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। क्या लगता है आपको कि ये जो सब हो रहा है, ये कैसे आपकी नज़र में उस चुनाव की एक तैयारी है? जैसा कि एक परंपरा बनी हुई है हमारे देश में कि यहाँ इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका असर पूरा इलेक्शन के ऊपर पड़ता है। ये जो सब कुछ हो रहा है बीते एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है, द्वारका में हज हाउस को लेकर दिल्ली में जो इशू हुआ, या अभी जंतर मंतर पर स्लोगन्स का इशू हुआ, क्या लगता है आपको ये कितना इसीलिए किया जा रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, ये बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है। दिल्ली में MCD इलेक्शन आ रहा है। दिल्ली के अंदर जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में अगर आप देख रहे हो जो व्हाट्सएप पे आ रही हैं जो नफ़रतें, वो दिल्ली में बेसिकली टारगेट कर रही हैं केजरीवाल सरकार को, क्योंकि शायद केजरीवाल ने जो भी ज़मीन पे काम किया उसके ऊपर ये उससे लोगों को हटा नहीं पा रहे। एक सॉलिडारिटी जो है उसके साथ खड़ी है। तो इसमें एक तो पूरी तरफ से दिल्ली के अंदर तो हमला जो है वो इस पे है कि लोगों को पोलराइज़ किया जा सके हिंदू मुस्लिम के ऊपर, और साथ ही साथ 2022 का यूपी का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन है, तो अब ये पूरी इसकी शुरुआत होगी। दंगे भी होंगे, इस तरह का पोलराइजेशन भी होगा, टेरर अटैक्स भी आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, अरेस्ट भी होंगे, मुसलमानों को एक पूरा
दोबारा से एक पूरा बड़ा दानव बना के दिखाया जाएगा ताकि हिंदू वोट को पोलराइज करके इकट्ठा किया जा सके। केजरीवाल का जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये जो इश्यूज़ हुए दोनों, द्वारका वाला और ये इशू, इसमें कुछ उनका प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मरकज़ पर FIR कराने में बहुत आगे होते हैं और इस तरह के इश्यूज़ में वो नहीं बोलते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर तो रहे हैं। फिर MCD इलेक्शंस में आपको क्यों लगता है कि फिर केजरीवाल इनसे अच्छा अल्टरनेटिव है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा अल्टरनेटिव कौन है, मैं ये नहीं कह रही। अच्छा, बीजेपी से तो देखिए कोई भी अच्छा अल्टरनेटिव है, संघ परिवार से कोई भी दूसरा बेहतर अल्टरनेटिव है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई भी हो। लेकिन दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं द्वारका में रहती हूँ और मेरे पास लगातार द्वारका के ग्रुप्स में जो कैंपेन्स चलते हैं वो आते हैं, उन सब में टारगेट किया जा रहा है केजरीवाल को। ये मैंने कहा कि टारगेट दिल्ली में केजरीवाल को किया जा रहा है। आखिरी तो सवाल है। जी, अभी क्या कुछ करने जा रहे हैं आप इस इशू पर, ये जो चल रहा है? द्वारका वाला इशू है या ये स्लोगन्स वाला इशू है? तो क्या तैयारी है आपकी, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो जंतर मंतर पे हुआ 2 दिन पहले, उसमें कल मैंने और एनी राजा ने जाके कंप्लेंट दायर किया है और वो उसकी और DCP से भी बातचीत की है। तो उम्मीद है, और आज अरेस्ट भी हो गए हैं, पहले उनको बुलाया गया था, अरेस्ट भी हुए हैं। तो एज एक्टिविस्ट वही कर सकते हैं, बाकी देखिए आगे जैसा माहौल बनेगा। और हज हाउस के ऊपर भी हम लोग एक द्वारका के रेजिडेंट्स की तरफ से करेंगे कुछ 1-2 दिन में, क्योंकि जो ADRF जिसने वो स्टेटमेंट निकाला है वो द्वारका की इलेक्टेड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है। द्वारका में एक इलेक्टेड बॉडी है, वो अलग है, वो बॉडी अलग है। ये तो जिसे कहते हैं ना फर्जी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये फर्जी है, इन्होंने खुद करके। और ये सब बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जो संघ परिवार के लोग हैं। तो इन्होंने 2008 में ज़मीन दी गई थी, ऐसा तो है नहीं कि अभी ज़मीन दी गई हो, 2008 में दी गई थी। ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार थी पहले या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कि वो सिर्फ मुसलमानों को फंड करती हो। हिंदू पिलग्रिम्स के लिए हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च होता है और हर साल होता है। हज हाउस तो साल में, मतलब पूरी ज़िंदगी में एक ही बनेगा ना, वहाँ तो हर साल या हर दूसरे चौथे साल, कुंभ मेले के लिए हर चौथे साल खर्च होता है। तो ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वही बिल्कुल, उनमें कोई जान नहीं है, सिर्फ भड़काने को, भावनाओं को भड़काने को। और लोग सवाल ये नहीं पूछें कि भाई 26 लाख नौकरी क्यों चली गई, या पेंडेमिक में इतने लाखों लोग क्यों मर गए, ऑक्सीजन क्यों नहीं दी, खाना क्यों नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं है। लोग ये सवाल नहीं पूछें, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते रहो, ये असली मकसद है। थैंक यू। क्लियर इंडिया पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर इंडिया को लाइक करिए, यूट्यूब की वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हेल्प करिए। थैंक यू।